सो हे गाइस, इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जियो को पता चल चुका होता है शॉ चैन के बारे में कि वो असल में स्विम्स की तरफ जा रहा था, लेकिन अब उसने अपने रास्ते को बदल दिया। इसीलिए लिंगर प्रिंस से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो उसको पकड़ने में। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्केलेटन घोस्ट को, जहाँ पर शॉ चैन की उन लोगों के साथ में बातें चल रही थी जो कि शॉ चैन से हेल्प मांगते हैं। तो शॉ चैन उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी कुछ लोगों से छुटकारा दिलाने में। जहां पर वो दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें देने लगता है कुछ क्रिस्टल्स को, ताकि ये लोग शॉ चैन पर भरोसा करें और वो उसकी हेल्प भी कर सकें। शॉ चैन कहता है कि देखो, वैसे भी ये क्रिस्टल अभी फिलहाल के लिए मेरे किसी भी काम के नहीं है, जिससे कि वो स्केलेटन घोस्ट जो तुरंत ही उन क्रिस्टल्स को एक्सेप्ट भी कर लिए थे। लेकिन जो तीसरा और थोड़ा सा बेवकूफ सा घोस्ट होता है वो अभी भी लटका हुआ होता है पेड़ के ऊपर, जहाँ से फिसल के वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अभी भी उसके हिस्से का क्रिस्टल होता है शॉ चैन के हाथों में। जो कि कलाबाजियां दिखाते हुए, थोड़ी सी बेवकूफियां करते हुए शॉ चैन के हाथों से उस क्रिस्टल को ले ही लेता है, जिसको लेने से वो खुश तो ऐसे हो रहा था जैसे कि उसको बहुत ही बड़ा खजाना मिल चुका हो। शॉ चैन कहता है कि देखो, अब क्योंकि तुम लोग मेरे साथ में ट्रेवल करने वाले हो, तो फिर मुझे तुम लोगों को कुछ अच्छे से नाम भी देने होंगे जिनसे मैं तुम लोगों को बुलाया करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो फिर आखिर मैं कैसे बुलाऊंगा। नाम रखने की वजह से ये बहुत ही आसान भी हो जाएगा। जिसके बारे में शॉ चैन सोच रहा था कि आखिर इन लोगों के नाम क्या क्या रखने चाहिए। वो कहता है कि देखो, वैसे तो तुम लोग हो इमॉर्टल्स, लेकिन तुम लोग मुझे देखने में ह्यूमन वर्ल्ड के लीजेंड्स के जैसे लगते हो। उन्हीं के जैसे ही पावर्स और उन्हीं के जैसे ही तुम लोगों के पास में एबिलिटीज भी हैं, जिनको असल में कहा जाता था 10 किंग्स ऑफ हेल। इसीलिए मैं उन्हीं के जैसे ही तुम लोगों के भी नाम को रखूंगा। वो यहाँ पर बॉस स्केलेटन का नाम रख देता है किंग यामा, जिसको आज के बाद से किंग यामा के नाम से ही पहचाना जाएगा। और जो दूसरा स्केलेटन घोस्ट होता है वो उसका नाम रख देता है किंग किन गुआंग। जिसके बाद अब फाइनली रह गया होता है तीसरा स्केलेटन घोस्ट। शॉ चैन उससे कहता है कि तुम्हें कहा जाएगा किंग ऑफ रीइंकार्नेशन, जो कि मॉर्टल क्लेन से बिलोंग करता है और होता है मॉर्टल शेडिंग के फर्स्ट हेवन, जहाँ पर तभी अब किंग ऑफ रीइंकार्नेशन को फील होने लग जाती है कुछ अजीब सी फीलिंग, जो कि जमीन पर अपने कानों को रख के कुछ फील कर रहा था, जिस पहले तो शॉ चैन को समझ में नहीं आती। इसी वजह से वो उनसे पूछता है कि आखिर मुझे बताओ तो क्या हुआ। रीइंकार्नेशन बताता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग दौड़े चले आ रहे हैं, जो इशारा समझते ही शॉ चैन के लगता है कि जरूर से ये लोग वही होंगे। इसीलिए अब शॉ चैन को उनसे बचने का या फिर उनसे निपटने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। इसीलिए शॉ चैन तुरंत ही किंग ऑफ हेल यानी कि यामा से कहने लग जाता है, देखो अभी हाल ही में मैंने तुम्हारी हेल्प की है बीस्ट के अटैक से, इसीलिए वक्त आ चुका है कि तुम मेरा थोड़ा सा कर्ज चुका दो। जो चीज करने के लिए ऑब्वियसली किंग यामा तो पहले से ही रेडी है, लेकिन ये चीज करने के लिए इन लोगों को बनानी पड़ेगी एकदम प्रॉपर प्लानिंग। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है वैली रूइंस के आउटर स्वैम्प को, जहाँ पर अब असल में पहुंच चुका होता है प्रिंस जियो अपने सभी के सभी साथियों के साथ में। प्रिंस ये कह रहा था कि हम लोग थोड़ी सी लेट हो गए, क्योंकि वो तो हमें वाइन फॉरेस्ट के अंदर भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो जरूर से यही कहीं आस पास ही होगा। लेकिन जब वो यहाँ से रास्ते में जा रहा था तो तभी उसको अपने सामने जली हुई आग की राख दिखाई देती है। इसीलिए अब तो उसको पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर से वो लड़का यही कहीं पर ही होगा। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से सभी के सभी लोग उसको ढूंढना शुरू कर दो, जिसकी तलाश तो लिंगर को भी होती है। इसी वजह से वो भी अपनी चारों तरफ ही नजरों को घुमाने लगी थी। जब ये सिपाही यहाँ पर चारों तरफ ही घूम रहे थे तो फिर उनमें से एक सिपाही के ऊपर एक कटा हुआ घोस्ट का हाथ गिरता है, जिससे कि वो डर गया था। लेकिन जब वो उस कटे हुए हाथ को देखता है तो वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उसने गुस्से में कटे हुए हाथ में जोर से लात मार दी थी, जो कि अचानक से ही प्रिंस के जस्ट सामने जाके गड़ जाता है। जो चीज देखकर प्रिंस को अपने ही सिपाही के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उससे कहता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने क्या किया। प्रिंस का गुस्सा देखकर उस सिपाही की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन अब उसी मोमेंट पर देखने पर ऐसा लगने लगता है जैसे कि काफी जोरों की आंधी शुरू हो चुकी हो। किसी को भी अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से क्या होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो काफी बड़ी बड़ी साइज की रिंग्स बनी हुई होती हैं, ये हवा उन्हीं की तरफ से ही आ रही थी। जहाँ पर तभी हम छुपा हुआ देख पाते हैं शॉ चैन को, जो कि तुरंत ही अपने नए दोस्तों से कहता है कि यही मौका है, जल्दी से हमला कर दो। जिन्होंने यहाँ पर मौका पाते ही अटैक करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही अटैक को करने वाला था तो फिर तभी वो गड़ा हुआ हाथ बन जाता है एक घोस्ट में। और ये नजारा देखकर तो प्रिंस की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि आज वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था इमॉर्टल्स को, जहाँ पर किंग यामा ने एक बहुत ही जोरों का अटैक करते हुए प्रिंस को इंजर्ड कर दिया था। प्रिंस की ऐसी हालत को देखकर सभी के सभी सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रिंस को इन हथियारों से बचाओ। लड़ाई शुरू होने के बाद अब शॉ चैन कैसे ही पीछे रह सकता है, इसीलिए वो भी तुरंत ही चला जाता है उन बंदों के ऊपर हमला करने के लिए। शॉ चैन कहता है कि इन लोगों से निपटते हुए मुझे सबसे पहले निपटना होगा उस लिंगर से, इसीलिए सबसे पहले उसकी फाइट हो चुकी होती है इन्हीं सिपाहियों के ही साथ में। लेकिन ये सिपाही आकर शॉ चैन जैसे पावरफुल बंदे के सामने कैसे ही टिक पाएंगे। जिस मोमेंट पर तभी हम किंग ऑफ
रीइंकार्नेशन को देख पाते हैं जो कि जमीन को फाड़ते हुए सिपाहियों के पास में जाता है और उन सभी की हालत को खराब कर देता है, जिनमें से एक घोस्ट जैसे ही जाने वाला होता है लिंगर के पास में तो उसने अपना काउंटर अटैक कर दिया था। वो कहती है कि तुम जिस भी टाइप की इविल हो मुझसे दूर रहो वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करने में। इसके अब यहाँ पर फाइट हो चुकी होती है यामा के साथ में, साथ ही रीइंकार्नेशन भी अपने पावर्स का यूज करते हुए सिपाहियों को मारे जा रहा था, जिसका फाइटिंग लेवल, फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था, क्योंकि वो बार बार लगातार जमीन के अंदर जाता है और लोगों की हालत को खराब कर देता है। और ये सारा का सारा नजारा देख रहा होता है प्रिंस जियू अपनी ही आंखों से, जिस बात पर उसको यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में उसके साथ में ऐसा हुआ। वो कहता है कि शाओ चैन तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मेरे सामने इन बेवकूफों को लाकर, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुमसे देखा भी नहीं जाएगा। जहाँ पर अब वो तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने लाइफ स्क्रोल्स को, जिनके पावर लेवल को बढ़ाने की वजह से अब ये स्क्रोल्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। हम लिंगर को देख पाते हैं जो कि जैसे ही एक घोस्ट के ऊपर हावी होने वाली थी, यामा दूर से ही अपने हाथों का यूज करने लगता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन लिंगर की स्किल्स इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो इतनी आसानी के साथ में किसी भी घोस्ट से हार जाए। लेकिन जब तक लिंगर को इस बात के बारे में पता चल पाता तभी वहाँ पर आ जाता है रीइंकार्नेशन और अब ये दोनों के दोनों मिलकर फाइट करने लगते हैं लिंगर के साथ में। लेकिन दोनों के मिल जाने के बाद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जहाँ पर तभी रीइंकार्नेशन उसके पैर को पकड़ता है लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ही लेता है। लिंगर कहती है कि आखिर तुम जैसे घटिया लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। लेकिन अब यहाँ पर तीनों ही घोस्ट आ चुके होते हैं लिंगर के साथ में मिलकर फाइट करने के लिए। इसी तरफ हमें शाओ चैन को भी दिखाया जाता है जो कि बाकी के बचे हुए सिपाहियों के साथ में फाइट कर रहा था, जिनको हराने के बाद अब शाओ चैन के पास में भी आ चुकी होती है कि स्वॉर्ड अब वो बढ़ रहा था प्रिंस जियो की तरफ, जहाँ पर अब प्रिंस पूरी तरीके से समन कर चुका होता है अपने लाइफ स्क्रोल्स को। शाओ चैन ने जैसे ही अपने अटैक को करने की कोशिश की थी तो उसका बैकलैश उसी के ऊपर ही हो जाता है, जिसकी वजह से अब शाओ चैन चाहकर भी उसके करीब जा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अब तो उसके पास में आ जाती है लिंगर और शाओ चैन के तीनों ही घोस्ट उसके पास में आ जाते हैं। यहाँ पर भी इतने सारे बंदे मिलकर आ जाते हैं शाओ चैन और उसके तीनों ही घोस्ट के सामने, जहाँ पर तभी प्रिंस जियो शाओ चैन से कहने लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन इस बार अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली स्किल्स को, जो कि मैंने खासकर ऐसे ही मोमेंट के लिए बचा के रखी हुई थी। जहाँ पर तभी अब उसने अपने लाइफ स्क्रोल्स को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पर ये स्क्रोल्स मिलकर चारों तरफ के एरिया को ही घेरने लग जाते हैं, कि जमीन के अंदर जा रहे थे और बना रहे होते हैं एक न्यू चीज को, जिन्होंने चारों तरफ से ही इस पूरे के पूरे एरिया को ही घेर लिया था। प्रिंस जियो कहता है कि इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का 8 लेवल, जो कि तुम्हारी वो हालत करेगा जिससे तुम ना तो जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। जहाँ पर शाओ चैन उन तीनों ही घोस्ट से कहता है कि ये स्क्रोल पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, इसीलिए हम लोगों को फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर अब प्रिंस यूज करने लग जाता है अपने फ्रोजन क्रिस्टल्स को, जिनकी फ्रोजन की पावर अचानक से ही बढ़ जाती है शाओ चैन की तरफ, जिन्होंने चारों तरफ के एरिया को ही जमा दिया था। यहाँ तक कि उसकी वजह से वो घोस्ट भी जमने लगते हैं, यहाँ तक कि वो तो शाओ चैन को भी जमा रहा था, लेकिन ये घोस्ट अपने हाथ को ब्रेक करता है और धक्का मार देता है शाओ चैन को, जिसकी वजह से शाओ चैन के ऊपर ये फ्रीजिंग अटैक नहीं हो पाता और वो बच जाता है। लेकिन ये जो घोस्ट होते हैं वो पूरी तरीके से बर्फ में जम गए थे। उन तीनों में से किसी की भी बॉडी के अंदर जरा सी भी हलचल तक नहीं होती, जो चीज देख के शाओ चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकता है। तभी प्रिंस कहता है कि अब तुम्हारा मुकाबला किसी ऐसी चीज के साथ में होगा जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि तभी हम उसकी फॉर्मेशन के अंदर से निकलता हुआ देख पाते हैं एक बहुत ही विशालकाय और मॉन्स्टरस सेंटीपीड को, जो कि जमीन को चीरते हुए और रेंगते हुए बढ़ने लग जाती है शाओ चैन की तरफ। नजारा तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था, क्योंकि आखिर शाओ चैन किसी ऐसे बीस्ट से कैसे ही बच पाएगा जो कि टी-रेक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ज्वाला सी धधक रही हो, जो कि अभी एकदम ही अटैक करने को तैयार हो चुकी थी शाओ चैन के ऊपर। ये प्रिंस शाओ चैन के सामने आता है और वो ये कहने लग जाता है कि मेरे सामने झुक जाओ और सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम्हारी मौत निश्चित है आज मेरे हाथों। ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मेरे साथ में कोई भी बराबरी नहीं है। इसने अपने काफी सारे फ्रोजन अटैक्स को कर दिया होता है शाओ चैन के ऊपर, जिन अटैक्स की वजह से शाओ चैन अब यहाँ पर फंस चुका था। जहाँ पर तभी एक फ्रोजन अटैक होने वाला होता है दोबारा से शाओ चैन के ऊपर। उसको रोकने के लिए और शाओ चैन को बचाने के लिए अपने हाथ का ही सेक्रीफाइस कर दिया था उस घोस्ट ने। अपने दोस्तों और अपने साथियों का ऐसा सेक्रीफाइस देके अब शाओ चैन का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी वो क्या ही कर सकता है, क्योंकि प्रिंस यहाँ पर अपना जैसे ही फ्रोजन अटैक करने वाला होता है शाओ चैन पर, उस अटैक को रोक देता है शाओ चैन की आंख के केवल 1 इंच दूरी पर। से कहता है कि यानी कि अब फाइनली तुमने मौत को एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन मैं तुम्हारी मौत को इतना आसान तो नहीं होने दूंगा। जिसकी वजह से अब शाओ चैन कहता है कि अब तुम सभी के सभी मरने वाले हो मेरे हाथों। इसके केवल अपने स्पिरिचुअल रिंग्स
को एक्टिवेट करने की वजह से वो सारी की सारी बर्फ हट जाती है। लेकिन शॉचैन ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुका था, इसी वजह से वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो जो सेंटीपीड होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं शॉचैन को मारने के लिए, क्योंकि वो शॉचैन के चारों तरफ से ही जमीन के अंदर जा रही थी और उसको अपना टारगेट बना रही थी, जिसके बीचों बीच अब फंस चुका होता है शॉचैन। लेकिन तभी शॉचैन कहने लगता है कि मैं तो इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था, चलो आ जाओ और इस सारे के सारे मसले को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।